नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पेडिग्री एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर? सुनते जैसे पेडिग्री एनालिसिस कैसे कहते हैं। अगर हमें कभी भी कोई बीमारी की स्टडी करनी होती है तो हम जनरेशन टू जनरेशन अगर करते हैं, जैसे हमने कहा कि हमें ये बीमारी है, हम डॉक्टर को कंसल्ट कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने हमसे हमारी बीमारी का इलाज न करने के बजाय हमसे कुछ बातें पूछ रहा है। क्या ये बीमारी आपके पापा को है, या मम्मी को है, या दादा को है, या दादी को है, या आपके बेटे को है? यानी ये हमारी जानकारी लेना चाह रहा है, हमारे परिवार की जानकारी लेना चाह रहा है, जबकि इलाज करना चाहिए ना उसको। कई बार लोगों को लगता है कि मैं बीमारी अपनी बताने आया हूँ, ये पूछ रहा है पूरे खानदान की, तो हमें कई बार बुरा लगता है। तो वो बुरा नहीं लगना चाहिए, वो पेडिग्री बताता है कि हमें ये बीमारी किस तरीके से आ रही है, जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। क्लियर? तो हमने ये कहा कि अगर किसी भी एनालिसिस कर रहे हैं हम, किसी भी बीमारी को पता करने के लिए, स्टडी ऑफ किसी भी तरीके की डिजीज या डिसऑर्डर जनरेशन टू जनरेशन, क्लियर, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एनालिसिस ऑफ डिसऑर्डर, एनालिसिस ऑफ डिसऑर्डर जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ठीक है, हम किसी भी बीमारी का क्या कर लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। चलिए समझाएं अब पेडिग्री एनालिसिस में। अगर पेडिग्री एनालिसिस में हमारे पास कुछ इस तरीके के सिंबल हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, कुछ सिंबल रिप्रेजेंट करवाना है, तो सिंबल हम यहां लिखना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सिंबल फॉर पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ सिंबल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहला सिंबल अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है, स्क्वायर नजर आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि ये नॉर्मल मेल है। कैसे मेल है बताइए, नॉर्मल मेल है। और अगर ये सर्कल नजर आ रही है तो ये समझ जाइए ये नॉर्मल फीमेल है। क्लियर? अगर हमारे पास कुछ इस तरीके के नजर आ रहे हैं या कुछ इस तरीके के नजर आ रहे हैं तो समझ जाइए ये कैसे हैं बताइए, अफेक्टेड मेल है। और ये समझ जाइए ये अफेक्टेड क्या है, फीमेल है। इतनी बात समझ आई? अगर कभी भी हमारे पास कुछ इस तरीके का सिंबल नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये समझ जाइएगा कि ये हेट्रोजाइगस मेल है। ये बीमारी कैसी है बताइए, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। क्लियर? ये कैसी है बताइए, हेट्रोजाइगस मेल है। और अगर यही बीमारी कुछ इस तरीके से नजर आए तो क्या मानेंगे, ये हेट्रोजाइगस फीमेल मानेंगे। क्लियर? अगर ये बीमारी कुछ इस तरीके को हो रही है, ठीक है, तो ये समझ जाइएगा कि ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। कैसा है, सेक्स लिंक्ड में भी, वो भी एक्स लिंक्ड। जल्दी करिए। तो ऐसी फीमेल कैसी होती हैं, कैरियर होती हैं। कैसी होती हैं, कैरियर। और ये हेट्रोजाइगस जो फीमेल होती हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव। दोनों में ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, चलिए आगे बीमारी देखते हैं। आगे के सिंबल सुनेंगे। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर कभी भी कुछ इस तरीके के सिंबल नजर आए, ठीक है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे सेक्स अनस्पेसिफाइड है। कैसा है बताइए, अनस्पेसिफाइड। क्लियर? कई बार हम लोग उल्टा समझते हैं कि अगर ये स्क्वायर है तो मेल, सर्कल है तो फीमेल, अगर बीच का आ गया ऐसा तो हम सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब कहते हैं सेक्स डिसाइडेड नहीं है। ऐसा नहीं समझना।
अगर मैंने आपसे ये कहा कि मेरे 5 बच्चे हैं, तो आप बता कर सकते हैं क्या कितने लड़के कितने लड़की हैं? नहीं, मैंने ये तो नहीं बताया ना कि जिसमें से हमारे पास कितने लड़का है कितना लड़की है। यही हमारे पास सेक्स अनस्पेसिफाइड बताता है। अगर हमने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल के 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, सेक्स अनस्पेसिफाइड करके ही तो बता रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ ऐसा नजर आए आपको, कुछ ऐसा नजर आए, तो समझ जाइए कि यहाँ पे 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे कैसे हैं? अफेक्टेड हैं। कैसे हैं? अफेक्टेड हैं। यानी हमारे पास ये कह सकते हैं 5 ऑफ स्प्रिंग are affected, are affected. Clear? हो गया? चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा कि ये एक नॉर्मल मेल है, ये एक नॉर्मल फीमेल है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड बनने का मतलब क्या हो रहा है? इनके बीच में शादी हो रही है। हम ये कह सकते हैं मेटिंग, या फिर हम ये कह सकते हैं मैरिज बिटवीन नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल। समझ आई बात? यानी ये मीटिंग हो रही है या मैरिज हो रही है किसके बीच में? बताइए, नॉर्मल मेल और फीमेल के बीच में। ठीक है, अब हमने ये कहा कि अगर कुछ इस तरीके के सिंबल नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये समझ जाइए जो मीटिंग हो रही है या ये जो मैरिज हो रही है, वो दो हमारे पास क्लोज रिलेटिव के बीच में हो रही है। किसके बीच में हो रही है? दो क्लोज रिलेटिव के बीच में। क्लोज रिलेटिव का मतलब होता है, हो सकता है भाई बहन। क्लियर? तो यानी इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंजियस मैरिज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंजियस मैरिज बिटवीन नॉर्मल मेल एंड नॉर्मल फीमेल। ठीक है, कॉन्सेंजियस का मतलब ना समझ में आए तो यहां पे लिख सकते हैं कि मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव या मीटिंग बिटवीन टू क्लोज रिलेटिव। ठीक है, दो क्लोज रिलेटिव के बीच में क्या हो रही है? मैरिज हो रही है। क्लियर? चलिए इधर देखिएगा, हमारे पास ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, इनके हमारे पास बच्चे पैदा हुए हैं। ठीक है, यानी ये पेडिग्री किसकी है? नॉर्मल पेरेंट्स की विद देयर नॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, यानी ये हम ये कह सकते हैं नॉर्मल पेरेंट विद देयर नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग। सिंबल आपको ध्यान से समझना है। क्लियर? चलिए देखते हैं, सुनते ध्यान से। हमने ये कहा कि ये एक नॉर्मल मेल थे, इनकी शादी फीमेल से हुई थी। अगर बीच में इनके दरार आ गया, क्या आ गया? दरार आ गया, यानी कई जगह पर ऐसा भी होगा, इनमें ये नॉर्मल मेल होंगे, ये अपने तरफ से रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं बट ये रिस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। ठीक है, यानी पहले रिलेशन था, पहला बॉन्ड था, अब बॉन्ड ये क्या हो चुका है? ब्रेक हो चुका है या तो डाइवोर्स हो चुका है। ठीक है, यानी नॉर्मल रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कहते नहीं जस्ट वी आर फ्रेंड, ऐसे में। क्लियर? तो यानी ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल रिलेशन आएंगे। कैसा आएगा बताइए? नॉर्मल रिलेशन आएगा, यानी मैरिज नहीं हुई है, या कह सकते हैं पहले हुई थी अब ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा। यहां पर कुछ इस तरीके के अगर सिंबल नजर आए, ठीक है, कुछ इस तरीके के सिंबल नजर आए तो समझ जाइएगा ये एबॉर्शन का है, जिसको हम बोलते हैं स्टिल बर्थ। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई ये मेल है, कोई एक फीमेल है, अगर ऐसा निशानी दिख जाए आपको,
समझ जाइए कि इनकी मौत हो चुकी है, ठीक है। डेथ ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। चलिए इधर देखिएगा, अगर कभी भी सिंबल इस तरीके से नजर आए, ऐसा नजर आए, ठीक है, तो समझ जाइए कि ये एबॉर्शन हुआ नहीं है, जानबूझ के करके कराया गया है। क्लियर? यानी ऐसे एबॉर्शन को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं। इनको मैं क्या बोलता हूं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलता हूं। और अगर ऐसा आए, ऐसा है, ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको हम, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। यानी हमारे पास जानबूझ करके नहीं कराए, कई बार मिसकैरेज अपने आप हो जाता है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में होता है। आगे बढ़े, अनअफेक्टेड नहीं अफेक्टेड, हाँ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो अफेक्टेड ही होंगे। कौन से, ठीक, हाँ अगर वैसा नहीं रहेगा तो ऐसे कई बार ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा होता है, ये अफेक्टेड का है तो सिंबल हमने बना दिया, ठीक है। अगर सिंपल ऐसे लिखा रहेगा तो अनअफेक्टेड लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कितने अनअफेक्टेड है, 5। अब सुनते ध्यान से, इधर की बात कर लेते हैं। इधर देखिएगा, अगर कहीं पे सिंबल ऐसा नजर आए आपको, ठीक है, तो समझ जाइए ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। कैसे ट्विंस है बताइए, मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। अगर कभी भी कुछ इस तरीके के नजर आए आपको, कई बार ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, बीच में बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है, तो समझ जाइए ये कैसे हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस है। हो गया, हो गया। अब सुनते ध्यान से, एक पॉइंट और, लास्ट पॉइंट। इधर देखिएगा, मान चलते हैं कोई एक यहाँ पे पेरेंट्स है, कोई एक यहाँ पे पेरेंट्स है, इनके कुछ प्रोजनी है, कोई ऑफस्प्रिंग है, मान चलते ये हुआ, ये हुआ, मान चलते ये हुआ, ये हुआ। क्लियर? 4 बच्चे पैदा हुए इनके। अब हमने ये कहा कि इनकी शादी हमने किसी और से कराई, ठीक है, फिर इनके बच्चे पैदा हुए, कुछ इस तरीके के, कुछ इस तरीके के, ठीक है। ये कैसे हैं बताइए, हमारे पेरेंट्स हैं, बोलिए। ये हमारा कैसा जनरेशन, F1, ये कैसा हमारा F2 जनरेशन। जब भी हम बात करते हैं F1 जनरेशन या F2 जनरेशन में, हम इनमें से कौन सा पहला बच्चा मानेंगे। जैसे इस पेरेंट्स का पहला बच्चा कौन है, ठीक है, तो ये एक जनरल रूल होता है कि बच्चे हम लेफ्ट साइड से करेंगे। क्लियर? यानी पहला बच्चा कौन होगा, ये, दूसरा बच्चा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। क्लियर? कई बार आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एक पेरेंट्स है, उसका चौथा बच्चा या तीसरा बच्चा क्या है, अफेक्टेड है। अब हमें क्या आएगा तीसरे में, यहां से कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां से काउंट करें कि यहां से काउंट करें। क्लियर? हमेशा मुझे इस तरफ से जाना है, इस तरफ से जाना है, ठीक है। फिर इनके बच्चे पैदा होंगे तो पहला बच्चा ये, दूसरा ये, तीसरा ये। समझ आई बात? हमेशा लेफ्ट साइड से ही हम काउंट करेंगे, ये भी एक नियम है। क्लियर? जल्दी करिए। और एक सरप्राइज बात बताएं, एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है पेडिग्री का कोई रूल नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करिए और समझिए, प्रैक्टिस करिए और समझिए। चलिए लिखेंगे हमारे पास एक नोट डाल करके, पेडिग्री हैज नो रूल, पेडिग्री एनालिसिस हैज नो रूल, पेडिग्री एनालिसिस हैज नो रूल। पेडिग्री एनालिसिस की कोई रूल नहीं है, पेडिग्री एनालिसिस
हैज नो रूल, किसी भी तरीके का रूल नहीं है इनके पास। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक हेडिंग डालते हैं हमारे पास, क्लियर, रूल्स फॉर पेडिग्री एनालिसिस। झटका लगा ना। पेडिग्री एनालिसिस के पास कोई रूल नहीं है, ये रूल मैं खुद बनाते हैं, आप खुद बनाइए। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करिए, एनालिसिस करने के बाद हमें जो लगा वो मैं रूल बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये कहीं पर रूल आपको पढ़ाया नहीं जाएगा आपसे, क्लियर, और कहीं पे लिखा भी नहीं जाएगा। समझ रहे मेरी बात? हर एक टीचर अपना अपना एक रूल बनाता है और अपने तरीके से समझाता है, और जिसका समझ में आ जाता है, जिसको जिस हिसाब से समझ में आता है वो उसी हिसाब से समझाता है। जैसे हमने भी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद हमें ये पता चला कि ये रूल हो सकता है शायद, ठीक है, बट है या नहीं है इस बात की गारंटी नहीं है। क्लियर, कई जगह पे फेल भी हो जाएगा, बट हम जहां तक देखे हैं आपके सिलेबस तक का या फिर इवन ग्रेजुएशन तक का, अब तक ये रूल हम लागू हुआ है। ठीक है, बाकी और जगह पे भी अब जितना भी हमने अभी तक पेडिग्री एनालिसिस की है इसी से सॉल्व किया है, और हो भी गया, आंसर भी आया है, और उम्मीद करते हैं आपसे भी यही होगा। क्लियर, अगर थोड़ा बहुत और रूल आपको पता होगा तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। क्लियर, चलिए पहला रूल हम किसके लिए करते हैं? पहला रूल नंबर 1, फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट, फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट। हम ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए एक रूल बनाते हैं, फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट। पेडिग्री एनालिसिस के रूल जो हैं, रूल्स फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी कोई भी पेडिग्री दिया जाएगा आपसे और पूछा जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट कैसे हम पहचाने। क्लियर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए। क्लियर, चलिए नियम लिखेंगे, इफ बोथ द पेरेंट, if both the parents are normal, if both the parents are normal, then none of their children are affected। क्लियर, सुनते ध्यान से, ये नियम क्या कहता है? अगर किसी भी पेरेंट्स, दोनों के दोनों पेरेंट कैसे हैं? नॉर्मल है, और उनके जितने भी बच्चे हैं वो भी कैसे हैं? नॉर्मल हैं। बोली बात सही है? कोई भी अफेक्टेड नहीं है, यानी दैट इज क्या है? दैट इज चिल्ड्रंस आर आल्सो कैसा है बताइए? अनअफेक्टेड है कि नहीं? अनअफेक्टेड यानी नॉर्मल है। बोली बात सही है? यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए क्या होना चाहिए? आप देखिए, पेडिग्री तुरंत हम इसी वक्त बनाते चलते हैं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने ये कहा कि ये ऐसा हमने बनाया, एक ऐसा हमने बनाया, दो पेरेंट्स लिए, दोनों के दोनों कैसे हैं? अनअफेक्टेड है। कैसे हैं? नॉर्मल है। इनके जितने भी बच्चे पैदा हुए मान चलते हैं, ठीक है, एक लड़का पैदा हुआ, एक लड़की पैदा हुई, एक लड़का पैदा हुआ, कोई भी आप पैदा करा सकते हैं। ठीक है, हमने ये कहा कि हमारे पास यहाँ पर सभी के सभी कैसे कहलाएंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट, जब उनके पेरेंट्स भी नॉर्मल और उनके बच्चे भी नॉर्मल। अब इनके जीनोटाइप कैसे लिखेंगे? जीनोटाइप का मतलब क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब कैपिटल ए होगा या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, तभी ये कैसे होंगे बताइए? अफेक्टेड होते थे। पुरानी बात याद आ रही है? अगर ये स्मॉल ए की कंडीशन में होंगे तो ये कैसे होंगे बताइए? नॉर्मल होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब इनके पेरेंट्स के पास ये स्मॉल ए होगा, स्मॉल होगा। बोलिए बात सही है? तभी तो सभी के सभी पेरेंट्स के अंदर कैसा जाएगा जीनोटाइप बताइए? इस टाइप का जाएगा कि नहीं जाएगा? बनाइए, और क्या जीनोटाइप लिखना सिखा रहे हैं हम। एक समय ऐसा आएगा दुनिया का कोई भी पेडिग्री आपको हाथों से नहीं जाएगी, सब के सब आपके सॉल्व होंगे। ठीक, अभी सिर्फ और सिर्फ जैसे बताते जा रहे हैं वैसे लिखते जाइए, जैसे बताते जा रहे हैं वैसे लिखते जाइए। फिर उसके बाद पेडिग्री सॉल्व करने का तरीका हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये पहला नियम था। दूसरा आता है हमारे पास फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव। पेडिग्री एनालिसिस का नियम किसके लिए?
ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। ऑटोसोमल में रिसेसिव का मतलब, ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब हम क्या समझते हैं, इधर देखिएगा, अगर कैपिटल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉर्मल कहलाते थे। स्मॉल ए ये क्या करते थे बताइए, अफेक्टेड। कल की बात याद है, यहां तक हुआ था ना। हम इसका नियम हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर दोनों पेरेंट्स अगर अफेक्टेड हैं, क्या बोला, इफ द बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड देन नन ऑफ देयर चिल्ड्रन इज नॉर्मल, यानी इनमें से इनका किसी भी तरीके का कोई भी चिल्ड्रन नॉर्मल नहीं होगा। यानी क्या होंगे, पेरेंट्स भी अफेक्टेड होंगे और बेटे भी अफेक्टेड होंगे। क्लियर। हमने ये कहा कि इफ बोथ द पेरेंट्स आर, क्या बोला, अफेक्टेड देन none of their children is normal। बोली बात सही है। यानी चिल्ड्रन भी कैसे होंगे बताइए, दैट इज चिल्ड्रन शुड बी कैसे होने चाहिए बताइए, अफेक्टेड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए पेडिग्री, ये एक हमने पेरेंट्स बनाया, ये पेरेंट्स बनाने के बाद ये भी अफेक्टेड हुआ, ये भी अफेक्टेड हुआ, ये भी सब के सब क्या है, अफेक्टेड है। इसका मतलब कि ये अफेक्टेड किस कंडीशन में होंगे, रिसेसिव कैरेक्टर में, यानी स्मॉल ए सब में स्मॉल ए जाएगा। बोली बात सही है। क्लियर। जीनोटाइप ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर। चलिए सुनते ध्यान से। अब हमारे पास दूसरा नियम मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है, सेकंड नियम लिख रहा हूं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए। किसके लिए बताइए, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए। दूसरा है हमारे पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। कौन सा नियम था ये, तीसरा नियम था क्या, थर्ड नियम। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए ध्यान सुनिएगा। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब क्या समझते हैं, ऐसा कैरेक्टर हमारे पास जो हर एक जनरेशन में नजर आता हो, जो कि किससे पास होता हो, एक्स क्रोमोसोम से पास होता हो। ठीक है। अगर कोई बेटा बीमार है, मान चलते बीमारी से अफेक्टेड है, तो ये बीमारी कहां से आएगी, मम्मी से आएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम कहां से आया, मां से आया। ठीक है। अगर हमने ये कहा कि अगर किसी भी पेरेंट्स की बात अगर हम करते हैं, क्लियर, ध्यान सुनिएगा, हमने ये कहा कि अगर कोई भी सन अफेक्टेड है, क्या बोला, यदि कोई सन अफेक्टेड है तो समझ जाइए कि उसकी मम्मी भी कैसी होंगी, अफेक्टेड होंगी। क्या बोला, इफ अगर किसी भी पेडिग्री एनालिसिस में अगर कोई भी सन क्या है, अफेक्टेड है, तो उसकी मम्मी कैसी होंगी, अफेक्टेड होंगी। क्लियर। दूसरा पॉइंट हमने ये बोला कि अगर मम्मी अफेक्टेड हैं तो सन मे और मे नॉट बी अफेक्टेड। हो सकता है अगर मम्मी अफेक्टेड हैं तो हो सकता है कि पिताजी नॉर्मल होंगे, तो वहां से वो जो एक्स क्रोमोसोम आएगा हो सकता है नॉर्मल वाला आ जाए बच्चे में। यही मैं बोल रहा हूं, सन मे और मे नॉट बी अफेक्टेड। क्लियर। फिर से बोले, पहले लिख लेते हैं तब अच्छे समझ में आ जाएगा, हो सकता है बोलने पे नहीं समझ में आ रहा है। हमने क्या समझाने की कोशिश की, अगर मैं बीमार हूं, इस कोई भी बीमारी से मैं जूझ रहा हूं, तो समझ जाइए ये किसकी देन है, मम्मी की देन है। क्लियर। बट अगर कोई भी बीमारी अगर मेरे मम्मी के अंदर है, हो सकता है मेरे अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डोमिनेंट। ठीक है। तो लिखेंगे हमारे पास, इफ बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल, if both the parents are normal then none of their children is affected
none of their children is affected। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, इसमें 3 पॉइंट अभी पढ़ाएंगे, क्लियर। अभी डोमिनेंट का मतलब हमने समझाया। डोमिनेंट का मतलब क्या कहा कि अगर कोई भी ये पेरेंट्स नॉर्मल हैं, ये पेरेंट्स अगर नॉर्मल हैं तो इनके जितने भी बच्चे हो सकते हैं, जितने भी बच्चे हो सकते हैं, ये सब के सब कैसे होंगे, कैसे होंगे, नॉर्मल ही होंगे, ठीक है। लिखने का तरीका कैसा हमने बताया था, एक्स लिंक डोमिनेंट का मतलब ये x प्लस लिखा था तो ये क्या समझा था, डोमिनेंट बोला था, बोले याद आ रही है। अगर x प्लस और XA लिखा था तो ये भी हेट्रोजाइगस थे, बट कैसे थे बताइए, कैरियर थे, याद आ रही है। ये कैसे थे, कैरियर, नॉर्मल ही थे बट कैरियर थे, ठीक है। यानी XA और XA लिखते थे तो ये कैसे थे बताइए, नॉर्मल ही थे, सॉरी अफेक्टेड थे। क्लियर। अब इसका मतलब हमारे पास एक्स लिंक डोमिनेंट का मतलब यहाँ पे XA और XA लिया हमने, क्लियर, और यहाँ पे क्या लिया, XAY लिया, एक्स लिंक्ड है ये। इनके सारे के सारे कैसे होंगे बताइए, XAY XA XA XAY, बोली बात सही है। इसी तरीके से लेंगे, क्लियर। कौन सा, अच्छा उल्टा हो गया ना। ये कैसे होंगे, XAY XA XA, जल्दी करिए। यानी एक्स लिंक डोमिनेंट का मतलब क्या समझा हमने, इफ बोथ द पेरेंट्स आर, कैसे हैं बताइए, अफेक्टेड हैं, अफेक्टेड कहाँ, ये रेसेसिव होंगे ना तो ये अनअफेक्टेड होंगे ना, क्लियर। ये अनअफेक्टेड है यानी नॉर्मल है, क्लियर। ये डोमिनेंट कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ना तो ये अफेक्टेड होंगे, क्लियर। आर नॉर्मल देन none of their children are affected, कोई भी चिल्ड्रन अफेक्टेड नहीं होगा, समझ आई बात, यानी नॉर्मल होंगे। अब इनमें से हमें ABCD करके 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में भी 3 तरीके के लिखने हैं नियम। चलिए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में पहला लिखेंगे, इसमें पहला, क्लियर, इसका पहला नियम लिखेंगे, सुनिए इधर से, इधर देखिए। हमने ये कहा कि इफ सन इज अफेक्टेड, सन कैसा है बताइए, अफेक्टेड, देन मदर इज अफेक्टेड। अगर कोई सन कैसा है बताइए, अफेक्टेड है, तो श्योर एंड श्योर क्या मानेंगे, मम्मी भी कैसी होंगी, अफेक्टेड होंगी। बट इफ मम्मी इज, ठीक है, मम्मी कैसी है बताइए, अफेक्टेड है। अगर मम्मी अफेक्टेड है देन सन मे आर मे नॉट बी अफेक्टेड, बोली बात सही है। ऐसा नियम मैं बना रहा हूं। जैसे इसका सबसे पहला नियम बताता हूं। हमने ये कहा कि अगर कोई सन अफेक्टेड है, कौन अफेक्टेड है बताइए, यानी एक पेडिग्री हमने बनाया, ये पहला नियम वाला है, ठीक है। हमने ये कहा कि इनमें से एक सन कैसा है, अफेक्टेड है, ये सन कैसा है, अफेक्टेड है, क्लियर। अगर सन अफेक्टेड है यानी इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई, यही तो होगा, यही तो होगा, क्लियर, x प्लस वाई, ठीक है, यही तो अफेक्टेड होगा। अगर ये अफेक्टेड है तो मम्मी भी कैसी होंगी, अफेक्टेड होंगी, चाहे वो कैरियर हो चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, ठीक है। यानी x प्लस
x प्लस भी हो सकती हैं या फिर x प्लस एक्स ए भी तो हो सकती हैं, ठीक है। पापा इसके कैसे हैं बताइए? नॉर्मल है। आप हमें बताइए, या तो ये वाला कैरेक्टर आ सकता है और ये वाला कैरेक्टर आ सकता है, ठीक है। इस सिचुएशन में भी ये वाला भी आ सकता है, ठीक है। दोनों सिचुएशन में क्या आ रहा है? x प्लस ही आ रहा है ना। इसका मतलब अगर क्या है, बच्चा अगर क्या है अफेक्टेड है तो मम्मी जरूर अफेक्टेड होंगी। मम्मी कैसी होंगी? अफेक्टेड होंगी। क्लियर? दूसरा नियम क्या कहता है? इफ मम्मी इज अफेक्टेड, ठीक है। अगर मम्मी अफेक्टेड है, यानी इस सिचुएशन में कौन वाला कंडीशन हो सकता है? ये वाला कंडीशन हो सकता है कि ये वाला? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये देखना है कि अगर मम्मी अफेक्टेड है, अगर कैसी हैं बताइए? मम्मी अफेक्टेड है ना, इसमें साफ साफ लिखा मम्मी इज अफेक्टेड, ठीक है। इनके कुछ हमारे पास पेडिग्री बनाया हमने। अब पेडिग्री में हमने कुछ इस तरीके से देखा। क्लियर? तो अगर हमने कहा कि इफ मदर इज अफेक्टेड, अगर मम्मी अफेक्टेड है तो x प्लस एक्स ए हो सकता है। क्लियर? और बाकी ये क्या है? x और y। चलिए, ये वाला अगर आएगा तो क्या आएगा? x प्लस y आएगा। अगर ये वाला आया तो क्या आएगा? x ए y, ठीक है। यानी ये अफेक्टेड हो भी सकता है और अफेक्टेड नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये अफेक्टेड हो भी सकता है और ये वाला अफेक्टेड नहीं भी हो सकता है। समझ आई बात? जीनोटाइप लिखना समझ रहे हैं आप? हाँ, अभी हम सिर्फ और सिर्फ जीनोटाइप लिखवाना सिखा रहे हैं आपको। क्लियर? जल्दी करिए। पहला नियम क्या कहता है? अगर सन कोई अफेक्टेड है तो मम्मी अफेक्टेड जरूर होंगी। बट अगर कोई मम्मी अफेक्टेड है तो बेटा हो भी सकता है अफेक्टेड और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? यानी ये सिचुएशन किसको फॉलो कर रहा है? ये वाले को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये वाला तो बता ही दिया था इसमें ना, हमें तो इसको फोकस करना था, याद आ रही है? ये ए है ना, प्लस मत कर लीजिएगा, ये ए है। आगे बढ़ूं? चलिए, इसका जस्ट उल्टा करना है। दूसरे नियम में क्या लिखना है? अगर कोई भी डॉटर अफेक्टेड है तो समझ जाइए कि पापा उसके अफेक्टेड होंगे। बट अगर कोई पापा अफेक्टेड है तो डॉटर मे और मे नॉट बी अफेक्टेड। लिखेंगे हमारे पास थर्ड नियम, सेकंड है ना, सॉरी, सेकंड। इनमें क्या लिखना है? इफ फादर इज अफेक्टेड, इफ फादर इज अफेक्टेड देन डॉटर अफेक्टेड। बोली बात सही है? अगर पापा अफेक्टेड है तो बेटी जरूर अफेक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के अंदर जो बेटी के अंदर आएगा, एक्स क्रोमोसोम कहां से आएगा? पापा से आएगा, ठीक है। इफ इफ डॉटर इज अफेक्टेड, then father may or may not be affected। क्लियर? हमने ये कहा कि कोई अगर फादर अफेक्टेड है तो बेटी जरूर अफेक्टेड होगी। बट अगर कोई बेटी अफेक्टेड है देन फादर मे और मे नॉट बी अफेक्टेड, ठीक है। पापा अफेक्टेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्लियर? चलिए लिखे। हमने क्या बोला? अगर कोई पापा क्या है अफेक्टेड है तो बेटी क्या होगी? जरूर अफेक्टेड होगी। क्लियर? बट अगर कोई बेटी अफेक्टेड है तो हम कह सकते हैं कि बाप अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्लियर? देखते हैं, इधर देखिएगा। सबसे पहला देखिएगा, हमने ये कहा इफ फादर इज अफेक्टेड, ठीक है, तो बेटी जरूर क्या होगी? अफेक्टेड होगी। बेटी क्या होगी? जरूर अफेक्टेड होगी, ठीक है। जैसे यहां पर x
प्लस ए एक्स ए लिया हमने, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया, x प्लस वाई लिया, क्लियर। अब इसके अंदर जो अफेक्टेड आया, ये भी प्लस आया, ये भी प्लस आया, x प्लस आया ना। बेटी क्या हो गई, जरूर अफेक्ट हुई कि नहीं हुई। हमने ये कहा अगर कोई पिताजी अफेक्टेड होगा तो बेटी जरूर अफेक्ट होगी, क्यों, क्योंकि माँ तो ऐसी भी तो हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, कैरियर तो हो सकती है ना। बट हमने ये कहा कि अगर कोई बेटी अफेक्टेड है, पहले बेटी हमने बनाया, ठीक है, कोई बेटी हमने बनाया, कोई बेटी हमने बनाया, क्लियर। हमने ये कहा कि कोई अगर बेटी अफेक्टेड है यानी x प्लस एक्स ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। इनके अंदर जो भी पेरेंट्स आएंगे, ठीक है, इनके जो भी पेरेंट्स आएंगे, ये मान चलते ये जो भी पेरेंट्स होंगे, ये पापा अफेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हम पहले लेते हैं नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है इनके पास ऐसा हो, एक्स ए वाई वाले हो, ठीक है, नॉर्मल वाले। तो ये वाला कैरेक्टर कहाँ से आया और ये वाला कैरेक्टर कहाँ से आया, ठीक है। ये सिचुएशन इनको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। हमने ये कहा कि कोई बेटी अगर बीमार है तो बाप बीमार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर। बट अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे x प्लस और x प्लस भी तो हो सकता है कभी कभी, ठीक है, x प्लस और x प्लस भी तो हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है कि x प्लस तो आएगा और बाप के से क्या आएगा, एक्स ए आएगा। बोली बात सही है, हर सिचुएशन में तो वही फॉलो हो रहा है ना, समझ रहे मेरी बात को। अगर बेटी बीमार है, ठीक है, तो बेटा बाप जरूर डिजीज से जूझ रहा है, क्लियर। बट अगर कोई भी डॉटर अफेक्टेड है, ठीक है, तो बाप अफेक्टेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्लियर। इसका मतलब क्या समझेंगे, अगर कोई भी बीमारी अगर आपके पिताजी के अंदर है तो बेटियों में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ आई मेरी बात, यानी पिताजी का कैरेक्टर बेटी में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ आ रही बात। चलिए सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। एक्स लिंक डोमिनेंट का ही है ये पार्ट, हो गया, रहने देते हैं, ठीक है। अब एक्स लिंक्ड रेसेसिव को लिखते हैं, ठीक है। कौन सा नियम था ये, कितने नियम हो गए थे, 3 हो गए थे। चलिए पेडिग्री एनालिसिस फॉर एक्स लिंक्ड रेसेसिव, पेडिग्री एनालिसिस फॉर एक्स लिंक्ड रेसेसिव। हाँ वही तो सेम हो सकता है ना, क्लियर, दोनों का सेम हो सकता है भाई, ठीक है। कौन को अफेक्टेड, दोनों अफेक्टेड है भाई, ठीक है। हमने ये कहा कि अगर कोई भी बेटी बीमार है, कोई भी बेटी बीमार है, पिताजी नॉर्मल हो सकते हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पिताजी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एक्स लिंक्ड रेसेसिव के लिए समझा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव के लिए सुनेंगे ध्यान से। एक्स लिंक्ड रेसेसिव क्या कहता है, इफ बोथ द पेरेंट्स आर affected then none of their children are normal। कोई भी चिल्ड्रन नॉर्मल हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे एग्जांपल इधर देखिएगा, ये एक पेरेंट्स बनाए हमने, इनके कुछ बच्चे बताएं, ठीक है, ये कुछ बच्चे बनाए। हमने ये कहा कि ये भी अगर अफेक्टेड है, ये भी अगर अफेक्टेड है, तो इनके एक भी बेटे ऐसे नहीं होंगे जो अफेक्टेड ना हो, ठीक है। सॉरी, एक भी ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो अनअफेक्टेड ना हो, ठीक है। सभी के सभी कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। जैसे रेसेसिव का मतलब हमने क्या समझा था, एक्स ए यानी दैट इज एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। इनका मतलब क्या समझा था, एक्स ए वाई। चलिए बताइए इनका जीनोटिपिक रेशियो, इनका जीनोटिपिक रेशियो, इनका जीनोटिपिक रेशियो, इनका जीनोटिपिक रेशियो। समझ आई बात,
समझ रहे हैं? चलिए इनमें पहला नियम लिखेंगे ABCD करके ना। हमने क्या बताया, अगर दोनों के दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, अफेक्टेड हैं, तो ये 100% गारंटी होगी कि कोई भी जो बच्चा पैदा होगा सब के सब नॉर्मल नहीं होंगे, सभी के सभी कैसे होंगे, अफेक्टेड ही होंगे। ठीक है, नन ऑफ देयर चिल्ड्रन आर नॉर्मल, सब के सब अफेक्टेड। चल इधर देखिएगा, पहला नियम लिखे। पहला नियम ये कहता है कि इफ daughter is affected, लिखेंगे if daughter is affected then father is affected. If daughter is affected then father is कैसे बताइए, affected, ठीक है। but if father is affected then daughter may or may not be affected। दोनों का सेंटेंस का मतलब मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसमें दो सेंटेंस लिख रहा है। पहला सेंटेंस क्या लिख रहा है बताइए, पहला सेंटेंस क्या लिख रहा है कि अगर डॉटर अफेक्टेड है तो समझ जाइए 100% पिताजी कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। क्लियर? हमने ये कहा कि एक पेरेंट्स हमने यहाँ पे बनाया और उनके बच्चे पैदा कराए कुछ इस तरीके के। क्लियर? हमने ये कहा कि ये डॉटर अगर अफेक्टेड है यानी x प्लस और x प्लस हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है x प्लस और XA भी हो सकता है। बोली बात सही है? ये दोनों जो कंडीशन आ सकती है। अगर डॉटर कैसे हैं बताइए, अफेक्टेड हैं, ठीक है, तो पिताजी जरूर कैसे होंगे बताइए, अफेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो x प्लस आएगा या तो मम्मी से आएगा या तो पापा से आएगा, ठीक है। तो अगर दोनों यहां से आया, x प्लस आ गया और x प्लस आ गया, तो समझ जाइए क्या होगा सिचुएशन, ये वाली आएगी। अगर ये XA आया और ये x प्लस आया तो सिचुएशन कौन सी होगी, ये वाली होगी। बोली बात सही है? ऐसा बोला मैंने। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ फादर इज अफेक्टेड, हमने ये कहा कि अगर ये पेरेंट्स हमने बनाए, हाँ सही कह रही हो, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा होना चाहिए XAY ना, अब सही है। क्लियर? सही समय पे पकड़ लिया। ये कैसा हो सकता है बताइए, x प्लस XA भी हो सकता है। क्लियर? अब इनका करा दीजिए, एक बार बेटी, एक बार बेटा, एक बार बेटी। ये XA आ सकती है, x प्लस XA आ सकती है। ठीक? अब सही है? ये कैसे होंगे बताइए, अफेक्टेड हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं बी वाला नियम ना, लिखेंगे इफ सन इज अफेक्टेड, इफ सन इज अफेक्टेड, सॉरी मदर इज अफेक्टेड लिखना था। इफ मदर इज अफेक्टेड, mother is affected then son is affected। अगर मम्मी अफेक्टेड है तो बेटा भी कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। बट इफ son is affected then mother may or may not be
may not be affected। ठीक है, दोनों नियम बताएं। हमने ये कहा कि अगर कोई भी मम्मी अफेक्टेड है तो बेटा भी अफेक्टेड जरूर होगा। क्लियर? अगर कोई मम्मी अफेक्टेड है तो बेटा जरूर अफेक्टेड होगा, बट अगर कोई बेटा अफेक्टेड है तो मम्मी अफेक्टेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्लियर? समझे? इधर देखिएगा, हमने ये कहा कि कोई एक मम्मी है, पापा है, कुछ इस तरीके से हमने पेडिग्री बनाई। क्लियर? इफ मम्मी इज अफेक्टेड यानी XA रेसेसिव है तो बोली बात सही है, बेटा जरूर अफेक्टेड होगा, बेटा जरूर अफेक्टेड होगा यानी XAY आएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि पिताजी अगर ऐसे हैं, XY हैं, ठीक है, तो नॉर्मल में ऐसे लिख सकता हूं ना, तो यानी ये पास हमारे पास Y कैरेक्टर, इनके पास X यहां से आया। क्लियर? बट अगर मैंने ये कहा कि अगर कोई भी सन अफेक्टेड है, हमने क्या कहा, अगर कोई सन अफेक्टेड है, अगर कोई सन अफेक्टेड है यानी सन अफेक्टेड है होने का मतलब XAY है। ठीक है, मम्मी का सिचुएशन ये भी हो सकता है कि X प्लस और XA, बोली बात सही है। Y कैरेक्टर तो इनसे आ ही गया, बट ये वाला कैरेक्टर इनसे भी आ सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर X प्लस और Y हो सकता है। ठीक है, यानी ये सिचुएशन क्या बता रही है, अगर कोई माँ अफेक्टेड है तो बेटा जरूर अफेक्ट होगा, बट अगर कोई बेटा अफेक्ट है, माँ जरूरी नहीं है कि अफेक्ट हो। माँ अफेक्ट दिख रही है यहाँ पे? नहीं, नॉर्मल दिख रही है। समझ आई बात? हाँ, पांचवा लिखेंगे। पांचवा बहुत इजी है, 5 बहुत इजी है। अब हम ये पहचानेंगे वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है या नहीं है। और वाई लिंक्ड में डोमिनेंट और रिसेसिव का खेल नहीं होता, क्योंकि एक ही वाई क्रोमोसोम ही पाया जाता है। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड और जैसे डोमिनेंट और रिसेसिव होता था, यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का खेल ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाई लिंक्ड पहचानना है, सिंपल तरीके से। अगर कोई भी कैरेक्टर मेरे अंदर है वाई क्रोमोसोम पे, क्या मेरे बेटे के अंदर जाएगा? उसके पास भी तो वाई है, क्या उसके बेटे में जाएगा? क्या मेरे पिताजी के अंदर है, उनके पिताजी के अंदर है? यानी किसी भी पेडिग्री को हम देखेंगे, अगर ध्यान से देखिए, किसी भी पेडिग्री को देखा हमने, किसी भी पेडिग्री को देखा, आप पेडिग्री बनाते चले जाइए। ठीक है, किसी भी पेडिग्री को हमने देखा, पेडिग्री को देखा, पेडिग्री को देखा। क्लियर? यहाँ पे कौन अफेक्टेड था? फादर। क्यों? क्योंकि वाई लिंक्ड कैरेक्टर। यहाँ पे बेटे, यहाँ पे बेटे अफेक्ट होंगे, हर जगह बेटा चमकता हुआ नजर आएगा। समझ आ रही बात? हर एक जनरेशन में वाई लिंक्ड कैरेक्टर जो होंगे बेटे के अंदर ट्रांसफर होते चले जाएंगे। क्लियर? चलिए नंबर 6, मैटरनल इनहेरिटेंस। मैटरनल इनहेरिटेंस, चलिए बताइए, आप लोगों को पता होगा मैटरनल इनहेरिटेंस किसको कहते थे हम? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कभी आया था जिंदगी में? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या बताया था? अगर किसी भी कैरेक्टर में अगर कोई चीज पास हो रही है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो? मदर। ठीक है, यानी हमने ये कहा कि कोई भी ये यहाँ से प्रोजनी हमने बनाया, और मैटरनल की सबसे खास बात क्या होती है? मैटरनल की सबसे खास बात क्या होती है? सभी बच्चे अफेक्टेड होंगे। बोली बात सही है? क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम तो सब में होगा ना, सभी बच्चे अफेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर कहां से आ रहा है। क्लियर? अगर इनकी कोई शादी किसी नॉर्मल पुरुष से भी हो गई बेचारे की, ठीक है, तब भी सभी बच्चे कैसे होंगे? तब भी सभी बच्चे कैसे होंगे? चमकते हुए नजर आएंगे। क्लियर? ये मैटरनल है। अब तक ये सिलेबस में नहीं था, अब आपके चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अभी हम जीनोटाइप लिखवाना सिखा रहे थे आपको। क्लियर? अब हम आपको पेडिग्री सॉल्व करना सिखाएंगे। अभी तक का मेन मकसद था हमारा जीनोटाइप लिखना, अब पेडिग्री एनालिसिस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सुनते ध्यान से।
पेडिग्री एनालिसिस जो होती है सॉल्व होती है बाय एलिमिनेशन मेथड। कैसे मेथड से? हम एलिमिनेटरी मेथड से। पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा चीजें होगा तो उसको छाटते चले जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी चीजें नहीं पॉसिबल है उसको हटाते चले जाएंगे, क्लियर। तो एलिमिनेशन मेथड से ही हम करेंगे, क्लियर। कई बार क्वेश्चन आंसर ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन दिया जाता है, 4 में से हम ये देखते हैं ये 2 तो नहीं होंगे, हटा देते पहले, फिर उसमें से चूज करते हैं कौन होगा, क्लियर। तो एलिमिनेशन मेथड से ही पेडिग्री एनालिसिस को हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस एनालिसिस is solved by elimination method। कौन सी मेथड? एलिमिनेशन मेथड। सीक्वेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए सीक्वेंस क्या क्या है, ठीक है। कैसे हम सॉल्व करते हैं पेडिग्री एनालिसिस को, कैसे सॉल्व करेंगे हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कि वो पेडिग्री मैटरनल इनहेरिटेंस है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या पहचानेंगे? सबसे पहले क्या पहचानेंगे? मैटरनल इनहेरिटेंस पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? मैटरनल इनहेरिटेंस। यानी पेडिग्री एनालिसिस को देखेंगे और हर एक जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं तो मान चलेंगे हम क्या, पेडिग्री एनालिसिस कैसा है, मैटरनल इनहेरिटेंस है, ठीक है। दूसरा मैं सॉल्व करता हूं वाई लिंक्ड कैरेक्टर को देख करके, ठीक है। क्या देखूंगा, चेक करूंगा, वाई लिंक्ड, यानी जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं किस कैरेक्टर में ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। अगर मेल टू मेल, मेल टू मेल, मेल टू मेल जा रहे हैं तो समझ जाइए वो कैसा कैरेक्टर है, वाई लिंक्ड है, ठीक है। अगर उनमें से एक भी छट गया, ठीक है, तो वो वाई लिंक्ड नहीं होगा, ठीक है। तीसरे में हम क्या देखते हैं, अदर को देखेंगे अब, ठीक है। 2 चीजों तो देख करके ही बता देंगे। अब हर एक जनरेशन में पास हो रहा है, फीमेल से जा रहा है तो मान चलेंगे मैटरनल, और अगर वाई लिंक्ड जा रहा है, मेल टू मेल जा रहा है तो वाई लिंक्ड, ठीक है। उसके बाद अदर, अदर में हम क्या देखते हैं, चेक करते बताइए, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या नहीं है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या नहीं है। यही 4 चीज तो पहचानेंगे, समझ आई बात। एडी का मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट, एआर का मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स का मतलब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स आर का मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव। यही चीज तो पहचाननी है हमें, क्लियर। इधर देखिएगा, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखेंगे, इधर देखिए, ये पेडिग्री है हमारे पास फिनाइलकीटोन्यूरिया का। ये किसकी पेडिग्री है बताएं, पेडिग्री ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया। अभी तक जो पढ़ाया उसी की बेसिस में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। ये किसकी पेडिग्री है बताइए, फिनाइल कीटोन्यूरिया की, ठीक है। इसके जीनोटाइप लिखिए, ठीक है। राइट दी जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप लिखिए। इनके जीनोटाइप बताइए, जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग्स। चलिए अब तक जो पढ़ाया उसी का दिमाग का यूज इस्तेमाल करके आपको बताना है इसका आंसर। पेडिग्री एनालिसिस बतानी है, ठीक है। दिया गया पेडिग्री एनालिसिस करके जीनोटाइप पूछा जा रहा है। सुन रहे थे, मैक्सिमम लोगों ने क्या, सभी एक को छोड़ करके सभी ने गलत शुरुआत कर दिया है, ठीक है। फिनाइलकीटोन्यूरिया कैसी बीमारी है, ऑटोसोमल है ना, तो क्यों एक्स लिख रहे हो तुम लोग? थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए। यानी फिनाइलकीटोन्यूरिया को हमें ये सबसे पहले समझ जाना चाहिए, ये कैसी बीमारी है वो लिख लो, ऑटोसोमल
रेसेसिव, ठीक है। ऑटोसोमल रेसेसिव है तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे बताइए? नॉर्मल होंगे, कैपिटल ए वाले और कैपिटल ए स्मॉल ए वाले। अफेक्टेड कौन से होंगे बताइए? ये होंगे ना। इसका मतलब ये जो पेरेंट्स दिए गए हैं वो कैसे हो सकते हैं? या तो ये वाले हो सकते हैं या तो ये वाले हो सकते हैं। बोलिए बात सही है? तो यानी हमने ये कहा कि अगर पहले इनकी बात कर लेते हैं, ये कैसे हैं? स्मॉल ए स्मॉल ए, ये कैसे बताइए? स्मॉल ए स्मॉल ए। आप हमें बताइए स्मॉल ए कहाँ से आएगा? ठीक है, जब इनको हम कैपिटल ए स्मॉल ए लिखे रहेंगे और इनको मैं क्या लिखूंगा? स्मॉल ए लिखूंगा। बोलिए बात सही है? या तो इनका सिचुएशन ये भी हो सकता है कैपिटल ए भी हो सकता है, ठीक है। बट इनका सिचुएशन कैसा होगा? स्मॉल ए। क्यों? क्योंकि इनका एक सिचुएशन कैसा आएगा? स्मॉल ए यहाँ से, एक स्मॉल ए यहाँ से, ठीक। फादर, अच्छा, तो कैपिटल ए क्या? सेम वही पॉइंट करना है। ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का पेडिग्री है। किसका डिस्ट्रॉफी है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का ये क्या है बताइए? पेडिग्री है। अब पेज पलटने लगते हैं तुम लोग, अब ये सोचोगे कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है क्या, ठीक है। अब इसका जीनोटाइप लिखना है, ठीक है। जीनोटाइप बताइए ऑफ स्प्रिंग्स के जीनोटाइप बताइए। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी कैसा बीमारी है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैसे होंगे? अफेक्टेड होंगे। स्मॉल ए कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे, ठीक है। अगर कोई ये इस तरीके का है तो ये कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। बोली बात सही है? अगर ये क्या कर रहे हैं कि ये नॉर्मल है तो स्मॉल ए। बोली बात सही है? ये कैसे हो सकते हैं? कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इनके जो नॉर्मल आपको दिखाई दे रहे हैं स्मॉल ए, तो जाहिर सी बात है ये कैपिटल ए वाले होंगे ही नहीं। क्लियर? क्यों? क्योंकि स्मॉल ए आ रहा है ना। समझ आ रही बात? बहुत सिंपल सा था। क्लियर? एक बीमारी और लिख लेते हैं बस, एक पेडिग्री और। जल्दी करिए। अगर मैं ये आपसे बोलूं कि पेडिग्री है ये किसकी? पेडिग्री ऑफ कलर ब्लाइंड, ये किसकी पेडिग्री है? कलर ब्लाइंडनेस की। जीनोटाइप क्या लिख लेंगे? इनका जीनोटाइप बताइए। चलिए बताइए, कलर ब्लाइंडनेस कैसी बीमारी है? एक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है या रेसेसिव? रेसेसिव, ठीक है। चलिए, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है तो किस कंडीशन में होगा बताइए? या तो एक्स प्लस है तो ये कैसे होंगे बताइए? नॉर्मल होंगे। एक्स प्लस और एक्स सी होंगे तो कैसे होंगे? नॉर्मल ही होंगे, बट कैसे होंगे? कैरियर होंगे। और अगर हमारे पास एक्स सी और एक्स सी होंगे तो कैसे होंगे बताइए? अफेक्टेड होंगे, यानी किससे? कलर ब्लाइंड से। बोले बात सही है? हमने ये कहा कि माता जी कैसी है इनकी? एक्स सी अफेक्टेड है, ठीक है।
और ये कैसे हैं, x प्लस वाई है, नॉर्मल मेल है, ठीक है। अब ये कैसे होंगे बताइए, ये कैसे होंगे, एक्स सी और कैसे होंगे, x प्लस होंगे, यानी कैसे होंगे, नॉर्मल ही होंगे। ये कैसे होंगे बताइए, x प्लस एक्स सी वाई, यानी ये भी अफेक्टेड ही होंगे, ठीक। चलिए इनका बताइए, एक्स सी एक्स प्लस होंगे और ये कैसे होंगे, एक्स सी वाई। अगर ये इनके साथ किया तो एक्स प्लस एक्स सी वाई एक्स प्लस एक्स सी, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। बोली बात सही है। अब सुंदर सुंदर सा रूल लिखते हैं, 5 स्टेप रूल बताएंगे, ठीक है। अभी हमसे किसी ने पूछा कि सर अगर पेडिग्री दिया है ऐसी नॉर्मल, मैं कैसे पहचानूंगा ये फिनाइल कीटोन्यूरिया है, या मैं कैसे पहचानूंगा ये सिकल सेल एनीमिया का है, ये मैं कैसे पहचानूंगा कि ये एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है, मैं कैसे पहचानूंगा, ठीक है। अभी तक तो मैं दे रहा हूं नाम लिख करके कि ये इसका बीमारी का पेडिग्री है, ठीक है। अगर पेडिग्री दिया हो और बीमारी पूछे तब कैसे पहचानेंगे, क्लियर। चलिए स्टेप नंबर 1, ठीक है। कलर ब्लाइंड को ही ध्यान में रखते हुए, यानी जो पेडिग्री अभी तक बनाया हमने उसी को ध्यान में रखते हुए हम स्टेप बाय स्टेप लिखवाएंगे, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 1 फॉलो करेंगे, लगातार स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। पहला स्टेप लिखेंगे, क्लियर, सुनिए ध्यान से। पहला नियम क्या कहता है, इफ बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल, अगर दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, नॉर्मल, बट ऑफ स्प्रिंग्स आर अफेक्टेड। हमने ये कहा कि अगर कोई भी किसी भी तरीके की पेडिग्री दिया हो, पेरेंट्स कैसे हो बताइए, नॉर्मल, पेरेंट्स ऐसे हो नॉर्मल हो, ठीक है। और कोई भी ऑफ स्प्रिंग्स कैसे हो बताइए, ऑफ स्प्रिंग कैसे हो बताइए, हमारे पास ऑफ स्प्रिंग किसी तरीके से हो, अफेक्टेड हो, ठीक है, अफेक्टेड हो। तो ये मान चलिएगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो ही नहीं सकता। समझे बात, मैं क्या बता रहा हूं, एलिमिनेटरी मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि अगर आपको किस तरीके ऐसा सिंबल कहीं पे दिखे, और ये भी मैं बता दूं किसी भी जनरेशन में दिखे, हो सकता है कि यहाँ पे आप देखने के बाद आपने डिसाइड कर लिया, नहीं, ठीक है। आप हो सकता है कि आप नेक्स्ट जनरेशन में भी जाइए, समझ आ रही बात, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में भी जाइए, किसी भी जनरेशन में ऐसा दिख जाए आपको तो समझ जाइएगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है, ये एलिमिनेशन मेथड में बता रहा हूं आपको, क्लियर। स्टेप नंबर 2 को फॉलो करें। चलिए स्टेप नंबर 2 को फॉलो करते हैं, क्लियर। एलिमिनेशन मेथड से ही लिखना है आपको, क्लियर। पहला नियम क्या कहता है, अगर दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, नॉर्मल है, और बच्चे कैसे हैं बताइए, अफेक्टेड हैं, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पॉसिबल नहीं है। अब यहां पे मैं क्या करा रहा हूं, अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, क्या बोला, इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड एंड एनी चाइल्ड इज क्या हो बताइए, अनअफेक्टेड है, क्लियर। तो ये कैसे होंगे बताइए, ऑटोसोमल रिसेसिव या एक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबल नहीं हो सकते, क्लियर। तो हमने क्या बोला, इफ both the parents are affected but any child are नॉर्मल, ठीक है, क्लियर। दोनों पेरेंट्स कैसे हैं बताइए, अफेक्टेड हैं, बट किस कोई एक चिल्ड्रन कैसा हो गया बताइए, नॉर्मल हो गया, तब हम क्या अंदाजा लगाएंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव इज नॉट पॉसिबल। तब हम क्या पॉसिबल नहीं है,
ऑटोसोमल रिसेसिव एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबल नहीं है। स्टेप नंबर 3 को फॉलो करिए। इसका मतलब हमने क्या समझा, इधर देखिएगा, अगर दोनों पेरेंट्स क्या है बताइए, अफेक्टेड है, ठीक है, दोनों के दोनों पेरेंट्स क्या है, अफेक्टेड हैं, कोई एक चिल्ड्रन क्या हो गया बताइए, नॉर्मल निकल गया, तो समझ जाइएगा कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो नहीं हो सकते। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। स्टेप नंबर 3 को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर जो 3 आता है, ठीक है, वो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का ही कंक्लूजन है। क्लियर? तो इस स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे, स्टेप 1 ऐसे लिखेंगे, इफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, इफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 डज नॉट अकर, अगर ऐसा नहीं दिखा, ठीक है, डज नॉट अकर, अगर ऐसा नहीं दिखा, ठीक है, देन ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव इज पॉसिबल। अगर इन दोनों में से स्टेप में ऐसा कुछ नजर नहीं आया तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे, इन दोनों को ऐसे ही छाड़ देंगे, ठीक है, तो क्या अंदाजा लगाएंगे, या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है या ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड को हटा ही देंगे। क्लियर? ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव पॉसिबल। क्लियर? अब सुनते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्टेप नंबर 4 को देखेंगे, पॉसिबल स्टेप नंबर 4। क्लियर? सुनते रहिए। एक्स लिंक्ड रिसेसिव कब पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, हमने क्या बोला, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इज नॉट पॉसिबल। जल्दी करिए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? सुनिए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कब पॉसिबल नहीं है, आप फंडा अपनाएंगे एक, ठीक है, क्या अपनाएंगे, फंडा। फंडा का मतलब क्या समझेंगे, ध्यान समझिए, फंडा, ठीक है, फादर नॉर्मल होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए, फादर नॉर्मल होना चाहिए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जब पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, और डॉटर कैसी होनी चाहिए, डॉटर कैसी होनी चाहिए, अफेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर फादर कैसा है बताइए, नॉर्मल है, और बेटी कैसी है बताइए, अफेक्टेड है, तो समझ जाइए एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। क्लियर? अगर हमारे पास मदर, दो सिचुएशन हो सकती है, मदर अगर अफेक्टेड है, कैसा है बताइए, मदर अफेक्टेड है और सन कैसा है बताइए, नॉर्मल होगा, तब एक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये नियम आपको कब समझ में आएंगे, जब आप पेडिग्री को सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, एलिमिनेटरी मेथड से सबसे पहले क्या एलिमिनेट करेंगे, मैटरनल इनहेरिटेंस, दूसरे बाद क्या एलिमिनेट करेंगे, वाई लिंक्ड, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, पांचवा नियम लिखेंगे, इफ स्टेप नंबर 3 डज नॉट अकर, इफ स्टेप 5 में, ठीक है, इफ स्टेप 3 डज नॉट अकर, अगर स्टेप 3 नहीं निकल रहा है, ठीक है, अगर नहीं हो रहा है, स्टेप 3 डज नॉट अकर, स्टेप 3 क्या था, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल पॉसिबल अगर नहीं है, ठीक है, तब समझ जाइए कि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबल होगा। कौन सी चीज पॉसिबल नजर आ रही है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इज पॉसिबल। रुकिए, स्टेप नंबर 4, 3 नहीं, ठीक है, अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर पॉसिबल नहीं है, अगर ये चीजें नजर नहीं आ रही है, तब मानेंगे कि ये पॉसिबल है। बोली बात सही है। अगर फंडा नजर ना आए और ये मदर अफेक्टेड और सन नॉर्मल ना नजर आए, तो क्या मानेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव मानेंगे। ठीक है, चलिए स्टेप 5 के जगह पे 6 अब आएगा। ठीक है, 6 में देखेंगे हमारे पास, स्टेप नंबर 6 में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नॉट पॉसिबल, यहां स्टेप 6 लिख रहे हैं। ठीक है,
स्टेप 6 में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इज नॉट पॉसिबल, सबसे लास्ट है ना, नॉट पॉसिबल, कब पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, जस्ट उल्टा कर दीजिए, फंडा को उल्टा कर दीजिए, फादर अफेक्टेड, डॉटर, कैसे बताइए, नॉर्मल, ठीक है। यहां पे क्या होगा, मदर नॉर्मल, सन कैसा होगा, अफेक्टेड। इसका जस्ट उल्टा लिखना है ना, ठीक है। अगर स्टेप 6 नजर नहीं आया तो क्या मानेंगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। हमने क्या बोला, नेक्स्ट में स्टेप नंबर 7 में क्या देखेंगे, इफ स्टेप नंबर 6 डज नॉट अकर देन क्या मानेंगे, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इज पॉसिबल, ठीक है। तब ये चीजें पॉसिबल होंगी, क्लियर। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या होगा, पॉसिबल होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, ठीक है। आप दो पेडिग्री अपनी बुक का बनाइए और इसी से सॉल्व करिए, सब कुछ निकल करके चला आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में निकालिए, डायग्राम बनाइए। डायग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैटरनल इनहेरिटेंस को देखेंगे, फिर वाई लिंक्ड कैरेक्टर को देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इसी तरीके से हम पहचानेंगे। सबसे स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 नहीं नजर आया तो स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, स्टेप नंबर 2 नजर नहीं आया तो स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे, स्टेप नंबर 3 नजर नहीं आएगा तो स्टेप नंबर 4, ऐसे 5, ऐसे 6, ऐसे 7, ठीक है। ऐसा करेंगे और किसी भी जनरेशन में भी देख लेना है, ठीक है। हर एक जनरेशन की देखना है, किसी एक जनरेशन को देख करके छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसा किसी भी जनरेशन में अगर पॉसिबिलिटी नजर आ रही है तो हम मानेंगे कि ये हमारे पास ऐसा ही बीमारी होगा, क्लियर। बना करके देख लीजिएगा, नहीं बनाएंगे तो आने के बाद एक बार और हम समझाएंगे, क्लियर।